आज हमने नाइन्थ केमिस्ट्री जो न्यू सिलेबस है उसका चैप्टर 2 पढ़ना है, जिसमें हमारे टॉपिक्स होंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस एंड बोहर एटॉमिक मॉडल। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस है वो बेसिकली लॉर्ड रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। ये उनकी पिक्चर है। इसने जो एक्सपेरिमेंट किया लॉर्ड रदरफोर्ड साहब ने, उसने क्या किया, गोल्ड की एक फॉइल ली, बहुत पतली सी, जैसे पेपर की शीट होती है उससे भी पतली गोल्ड की शीट ली, और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स का क्या किया, अटैक किया। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने ये इसको एक्सप्लेन किया है। अगर नहीं पता तो मैं यहाँ आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा वीडियो, वो आप देख लीजिएगा। इसके एक्सपेरिमेंट से जो रदरफोर्ड साहब ने जो कंक्लूड किया, जो नतीजा खस किया, वो ये कि जो एटम होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होती हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर जो स्पेस होती है उसमें क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। वो जो बाहर की स्पेस है उसको उसने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन का नाम दिया। ठीक है, तो इसने क्या कंक्लूड, दो पोर्शन है एटम के, सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके बाहर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस है। एक क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज में मौजूद है, व्हाई इट इज सेड दैट ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस। ये क्यों समझा जाता है कि न्यूक्लियस जो है उसी के अंदर सारे का सारा एटम का मास होता है। अब बेसिकली क्या होता है, एटम के अंदर तीन पार्टिकल है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की निस्बत ना होने के बराबर है। सबसे जो हैवी हैं एटम के अंदर वो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और इन्हीं की वजह से जो एटम का मास होता है वो है पड़ा, इसलिए क्योंकि ये हैवी पार्टिकल्स हैं, इसलिए सारे का सारा एटम का मास न्यूक्लियस की वजह से होता है। All the mass of an atom is concentrated in the nucleus because both the heavy particles like proton और neutron जो हैं are found to be present in here, यानी कि न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। In the nucleus these two particles are held together by strong nuclear force, और ये इन दोनों के दरमियान एक न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। Although the nucleus is less than 100,000, यानी कि इतना न्यूक्लियस पूरे एटम के साइज से कम होता है, और लेकिन इसके अंदर क्या है, इट कंटेन मोर देन 99.9% ऑफ द मास ऑफ एटम। लेकिन एटम का जो मास है टोटल उसका 99.9% जो है वो इन्हीं की वजह से, मतलब न्यूक्लियस की वजह से है। उसके अलावा अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के यहाँ पे चार्ज दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इसकी वैल्यू यहाँ पे ये लिखी हुई है। और जो न्यूट्रॉन है आपको पता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अगर मास की बात करें तो देखिए यहाँ 10⁻31 kg है इलेक्ट्रॉन के केस में, और 9.10, तो ये बहुत कम है इसके निस्बत। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो इक्वल होता है तकरीबन 1.67, और 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻27 ग्राम। लेकिन अगर हम इसको प्रिसाइजली गौर से देखें तो न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये भी एक एमसीक्यूज में पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से ज़्यादा हैवी कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैव मोर मास। सो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों दिए हों तो उसमें से न्यूट्रॉन ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बोहर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल की थ्योरी से पहले आपको कुछ यहाँ पे समझना है। नील बोर साहब ने ये कहा कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के बाहर डिफरेंट शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं। अब ये शेल, जो शेल है वो न्यूक्लियस से बाहर सर्कुलर फॉर्म में ड्रा किए गए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। जो न्यूक्लियस के करीब होगा उसको नंबर 1 शेल कहा जाता है। ये फर्स्ट शेल है, न्यूक्लियस जैसे दूर चलते जाएंगे सेकेंड, थर्ड, इस तरह नंबर देंगे। इनको अल्फाबेट्स की फॉर्म में के से शुरू करते हैं, फर्स्ट शेल के, सेकेंड एल, थर्ड एम, इस तरह से सो ऑन चलते रहेगा। हर शेल की एनर्जी फिक्स होती है, हर शेल की एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो उस फिक्स एनर्जी के साथ क्या करता है, रिवॉल्व करता है, और ना वो एनर्जी एमिट करता है ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जब वो एक फिक्स शेल के अंदर क्या करता है, रिवॉल्व करता है। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, तो ये एनर्जी को ना एमिट कर रहा है ना एब्जॉर्ब कर रहा है, इसकी एनर्जी फिक्स है, क्वांटाइज्ड है। अब क्योंकि हर शेल की एनर्जी, क्या अभी बोला है मैंने, फिक्स है, इस वजह से इन शेल्स को, इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, बिकॉज ईच
shell has fixed energy, that is why they are also called energy levels. अब इनकी एनर्जी की बात करें तो के की एनर्जी जो फर्स्ट शेल है उसकी एनर्जी सबसे कम है जो न्यूक्लियस के करीब है, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे उनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल के शेल की एनर्जी सबसे कम, उससे ज़्यादा एल शेल की, उससे ज़्यादा एम शेल की। यहाँ पर भी यही बात लिखी हुई है कि डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस से उस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनकी एनर्जी के शेल जो है वो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है तो इसकी एनर्जी सबसे कम एल की, फिर एम की, यहाँ पर भी ये बात लिखी हुई। उसके बाद है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर फिक्स है तो वो एमिट कब करता है और एब्जॉर्ब कब करता है। सपोज करें ये जो फर्स्ट शेल है इसकी एनर्जी 100 है और ये जो सेकंड शेल एल है इसकी एनर्जी 200 है। अब अगर के शेल में जो इलेक्ट्रॉन ये मौजूद है इसको अगर एल शेल में आना है, एल शेल में आने के लिए 200 चाहिए और इसकी एनर्जी कितनी है 100, तो इसको क्या करना पड़ेगा 100 एब्सॉर्ब करने पड़ेगी। तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल या लोअर शेल से हायर शेल में मूव करता है तो उस वक्त एनर्जी को क्या करता है वो एब्सॉर्ब करता है। यहाँ पे ये लिखा व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर टू हायर शेल इट एब्सॉर्ब एनर्जी। सपोज करें वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, अब 200 से यानी कि एल शेल से उसको वापस के शेल में जाना है, तो के शेल में जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इसके पास तो एल शेल में 200 है और के शेल में जाने के लिए तो सिर्फ 100 चाहिए, तो उसको जो एक्स्ट्रा 100 होगी वो क्या करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी, रेडिएट करनी पड़ेगी, एमिट करनी पड़ेगी, इवॉल्व करनी, ये सारी एक ही बात है, यानी कि वो खारिज कर देगा 100 एनर्जी। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम हायर टू लोअर शेल इट रेडिएट एनर्जी इट इवॉल्व एनर्जी। तो यहाँ हायर शेल से लोअर शेल में जाएगा तो एनर्जी को रिलीज कर देगा। अब एक बात सबसे लास्ट जो है वो बताना जरूरी है कि जब इलेक्ट्रॉन के शेल से एल शेल में जाता है तो 100 एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है। अगर वो 100 ना करे, वो 99 करे यानी कि 199 करे, तब भी वो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा, क्योंकि के और एल शेल के दरमियान कोई भी स्पेस में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इसको या तो 100 एनर्जी होनी चाहिए या फिर 200 होगी एग्जैक्ट, तो वो क्या करेगा, जंप करेगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन नॉट अलाउड बिटवीन द एनर्जी लेवल, यानी कि इन दो एनर्जी लेवल्स फर्स्ट शेल सेकंड थर्ड इनके दरमियान कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन्हीं जगह पे एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे अब थ्योरी है कि ये जो नील बोहर थे उन्होंने हाइड्रोजन एटम को स्टडी किया था इन 1913। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम इन स्पेसिफिक पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स आर शेल्स। अभी हमने यही बात की है कि इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स के अंदर क्या करता है, मूव करता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग वन ऑफ दीज ऑर्बिट इट्स एनर्जी इज फिक्स। अभी बात की है जिस एनर्जी शेल में भी ये रहेगा उसकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी। नेक्स्ट है व्हेन एनर्जी, ये हो गया। आल्सो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द ऑर्बिट व्हिच इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के करीब होता है तो एनर्जी उसकी मिनिमम होती है और इसको ग्राउंड स्टेट एटम भी कहते हैं। यानी कि अगर वो न्यूक्लियस के करीब कौन सा के शेल है तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और अगर यहाँ पे मौजूद है तो ये ग्राउंड स्टेट होगी। एनर्जी कम होने को ग्राउंड स्टेट कहते हैं। और ऑर्बिट्स दैट आर फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस पोजेसेस सक्सेसिवली ग्रेट एनर्जी, यानी कि के शेल की एनर्जी सबसे कम, फिर उससे इंक्रीज होती जाएगी एल की, फिर एम की, इस तरह से। एंड इलेक्ट्रॉन इज नॉट अलाउड टू ऑक्यूपाई स्पेस बिटवीन द ऑर्बिट्स। ये अभी हमने स्टडी किया कि ऑर्बिट्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अब है शेल्स क्या होते हैं, सिंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईच शेल हैज अ फिक्स एनर्जी। हर इलेक्ट्रॉन जहाँ सॉरी इलेक्ट्रॉन जिस शेल में भी होते हैं उसकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। अब एनर्जी की तरतीब आपको पता है कि सबसे कम एल की और एम की इंक्रीज होती जाएगी। अब अगर जैसे हमने किसी घर का एड्रेस फाइंड करना हो तो पहले आपको सिटी का पता होता है, फिर स्ट्रीट का पता होता है, फिर हाउस का पता होता है। सो इसी तरह अगर आपने इलेक्ट्रॉन का एड्रेस फाइंड करना है तो पहले आपको शेल का पता होना चाहिए, फिर सब शेल्स का, फिर ऑर्बिटल्स का। सब शेल्स क्या होते हैं पहले ये पढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन बेसिक पढ़ेंगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए टोटल 4 सब शेल्स होते हैं, उनके नाम एस पी डी एफ है, आपने तरतीब से इसको याद कर लेना है, ठीक है जी। और हर शेल के अंदर कितने सब शेल होंगे वो उस शेल के नंबर पे रिप्रेजेंट करता है, शेल्स को डिपेंड करता है, सॉरी, शेल रिप्रेजेंटेड बाई एन। सपोज करें शेल को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो फर्स्ट शेल है,
अगर कौन सा शेल है फर्स्ट शेल तो उसमें n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो एक ही सब शेल होगा, नंबर से पता चलेगा। अगर सेकंड शेल है तो n की वैल्यू 2 यानी कि 2 सब शेल होने चाहिए, s और p। अगर n की वैल्यू 3 है यानी कि तीसरा शेल है तो उसके अंदर सब शेल कितने होंगे, 3 होंगे। 4 शेल होगा तो उसके अंदर 4 सब शेल s p d f तरतीब से होंगे। तो जो सब शेल्स कितने एक शेल में होंगे वो डिपेंड करता है उस वैल्यू ऑफ n यानी कि शेल के नंबर पे। अगर फर्स्ट शेल है तो उसके अंदर सिर्फ एक सब शेल होगा, सेकंड शेल है, फोर्थ शेल है तो उसके अंदर 4 सब शेल्स होंगे। ये जो हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ी अभी तक वो पुरानी बेसिक एक्सप्लेनेशन थी। अभी जो मॉडर्न अप्रोच है तो उसमें ये कहा जाता है कि एटम के न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन का आपको पता नहीं होता। 100% हम नहीं कह सकते कि वो किस जगह पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी प्रोबेबिलिटी कहते हैं चांस कि हो सकता है वो न्यूक्लियस से इतने डिस्टेंस पे होगा, यानी कि फर्स्ट शेल में होगा न्यूक्लियस से इतने डिस्टेंस पे होगा, सेकंड शेल में होगा, किस जगह पे होगा ये एग्जैक्टली नहीं बता सकते, बस प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस है कि वो यहाँ पे हो। मैं पढ़ देता हूँ। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज क्लाउड्स का मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है whose location around the nucleus cannot be predicted with 100% certainty। 100% certainty के साथ हम नहीं बता सकते कि ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर ही होगा, इस जगह पे होगा, ये नहीं कह सकते। ऑल वी कैन से इतना ही हम कह सकते हैं कि देयर इज सर्टेन प्रोबेबिलिटी के चांस है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मौजूद है एट अ सर्टेन प्रोबेबल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस के, वो न्यूक्लियस से इतने डिस्टेंस पे शायद यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। बाकी ये जो डिटेल लिखी हुई है ये हमने पहले पढ़ ली है। अब हमने ये फाइंड करना है कि जो हमने अभी शेल पढ़ा और सब शेल पढ़ा, तो शेल के अंदर हमने ये तो पढ़ लिया कि किसकी एनर्जी कितनी है। अब हमने पढ़ना है कि एक शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसका एक फार्मूला होता है 2n स्क्वायर। यहाँ पे n जो होता है वो नंबर ऑफ शेल है। यहाँ पे देखिए अगर k शेल है फर्स्ट शेल होगा तो इसमें n की वैल्यू जो होगी 1 पुट कर दें तो ये 1 का स्क्वायर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2। यानी कि फर्स्ट शेल यानी कि k शेल उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर हम n की वैल्यू 2 पुट कर दें सो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 8 हो जाएगा, यानी कि के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। अगर एम शेल की बात करें सो 3 का स्क्वायर ले लें क्योंकि एन की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी क्योंकि थर्ड शेल है। 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 है, 9 का 2 से मल्टीप्लाई करें 18। सो इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि जो थर्ड शेल है उसके अंदर 18 आ सकते हैं। फोर्थ शेल की बात करें तो 4 का स्क्वायर ले लेंगे, एन की वैल्यू पे 4 हो जाएगा और 4 क्या हो जाएगा स्क्वायर 16 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। सो हमें इनसे ये इंफॉर्मेशन मिली कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम की बात करें इससे कम भी हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं हो सकते। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं फर्स्ट शेल में, सेकंड में 8, थर्ड में 18 और फोर्थ में 32। आपको ये वैसे भी याद होने चाहिए बिकॉज इसको बार बार अप्लाई किया जाता है, बार बार आपसे पूछा जाएगा आगे जब आप स्टडी करेंगे। सो उसके अलावा ये एमसीक्यूज में 2n स्क्वायर फार्मूला भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि जैसे अभी हमने शेल्स के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड किए विद द फार्मूला, यहाँ पे सब शेल्स के अंदर भी कितने आ सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ये हमें पता होना चाहिए। सो एसपीडीएफ है 4 शेल, आपको बस पहला याद रखना है 2 आ सकते हैं और उसके नेक्स्ट आप 4 ऐड करते जाओगे तो आपको याद होता जाएगा। एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी के अंदर अगर 4 ऐड करो 2 में तो 6 हो जाएंगे, तो पी के अंदर मैक्सिमम 6 प्लस 4 10, डी के अंदर 10 प्लस 4 14, तो एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हमने पहले शेल्स पढ़ा, शेल्स के बाद हमने ये बात की थी कि सब शेल्स के बाद क्या होता है ऑर्बिटल्स। अब हमने ये देखना है कि एक शेल है उसके अंदर कितने सब शेल, ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर फर्स्ट शेल है तो मतलब वैल्यू डिपेंड करती है नंबर ऑफ शेल के ऊपर। अगर फर्स्ट शेल था तो उसके अंदर एस कितने थे, मतलब हमने ये पढ़ा था फर्स्ट शेल था तो उसके अंदर एक सब शेल आएगा, सेकंड शेल है तो उसके अंदर 2 सब शेल होंगे, थर्ड शेल होगा उसके अंदर 3 सब शेल होंगे। लेकिन अब एक सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स आएंगे वो हम फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ पे ये पढ़ चुके हैं एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितने आ सकते हैं। अब आप क्या करोगे, बस इसको 2 पे डिवाइड करोगे आपको ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। कि देखिए अगर 2 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो s के अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा, p को डिवाइड करेंगे 2 के साथ मतलब 6/2 करेंगे तो 3, p के अंदर मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल्स होते हैं।
डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स और एफ के अंदर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 7 ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल्स आ सकते हैं। अब जैसे हमने ये भी पढ़ा कि एस सब शेल है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम कितने, डी में, तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इन सब के अंदर ऑल ऑर्बिटल्स कैन कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। इन सब के अंदर सिर्फ कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये अब आपने याद रख लेना है। अब अगर आप हमारे साथ यहाँ तक चले हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर ऑनलाइन गाइडेंस चाहिए तो आप ये ईमेल और व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।